हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपका जो असाइनमेंट करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 4 जैसा कि आ गया है, दिसंबर का असाइनमेंट है ये। तो जिसमें हम असाइनमेंट करेंगे ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जो कि हिंदी का असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट नंबर 4 दिसंबर का असाइनमेंट हम इसमें करेंगे। तो इसमें बच्चे आप नोटबुक लेके बैठ जाओ फटाफट, ताकि हम इसे टाइम से स्टार्ट कर सकें और साथ के साथ आप इसे नोट कर सको। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से मेंशन कर दूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप जाके पीडीएफ ले सकते हो। और दूसरी चीज़, आपके जो ज्योग्राफी के बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट है वो भी अपलोड हो चुके हैं सारे सब्जेक्ट के, तो आप उसे जाके ज़रूर देखोगे। सारे आर्ट्स के स्टूडेंट ज़रूर चैनल पे विजिट करके देखें, आपको अच्छे तरीके से कराया गया है। जैसे कि ज्योग्राफी का बहुत अच्छे तरीके से आपको असाइनमेंट कराया गया है, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं, देखें कि किस तरीके से हमने आपको असाइनमेंट सॉल्व कराया हुआ है। तो आइए हम करते हैं इसे, साथ के साथ नोटबुक लेके बैठेंगे ताकि हम साथ के साथ इसे सॉल्व कर सकें। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए असाइनमेंट नंबर 4 है, दिसंबर का क्लास 12th। ओके, तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है। भ्रांत शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से कोटिंग वाली जो लाइन आती है, यहाँ पे आपको सोच समझ के लिखना चाहिए, काफ़ी अच्छे से थिंकिंग करके कि आपके इतने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें थी, वो सारी थिंकिंग प्रोसेस करके आपको अच्छे से ये आंसर देना होता है, जैसे मैंने इसमें आपको लिखवाया हुआ है। तो किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ये भी आपको आना चाहिए, कि जैसे कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी आई है बच्चों को, तब सीधे सीधे इसमें साथ के साथ जैसे आपके असाइनमेंट आ रहे हैं तो प्रैक्टिस कराई जा रही है। आपके बेसिकली लिखने की प्रैक्टिस है, रिटर्न प्रैक्टिस है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप इसे समझें तब इसे लिखें। आइए हम करते हैं आपका इसमें उत्तर। तो बच्चों, मेरा नाम है नीरज, जो मैं आपको ये सारे असाइनमेंट सॉल्व करवा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। भगवान राम एक पुरुषोत्तम थे, उन्होंने समाज के आदर्श व्यवहार की आशा की थी। तो इन्होंने क्या की थी? आदर्श व्यवहार की इन्होंने आशा की थी। और वो क्या थे? एक सिंपल जैसे मानव होते हैं उसी प्रकार से थे। तुलसी के राम एक लीलाधारी चमत्कारी प्रभु न होकर एक काफ़ी साधारण मनुष्य थे। कैसे मनुष्य थे? साधारण मनुष्य थे। धात रोग के कारण राम की स्थिति एक संसारिक मनुष्य की भांति दिखाई देती है। तो जिस तरीके से संसार के मनुष्य थे उसी प्रकार से राम भी थे। वह अपने इष्ट से यानी कि भगवान से कोई चमत्कार की उपेक्षा नहीं रखते थे। कवि ने दुख विहा बलराम के मुख से वे सारी संसारी चिंताएं, लोगों के व्यवहार आदि का चिन्हित कराया, जो यह साबित करती हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो थी बलराम की कही हुई, वही साबित करती हैं कि तुलसी के जो राम है लीलाधारी रूप ना होके, यानी कि कोई ऐसे चमत्कार वाले ना होके, एक आदर्श आम व्यक्तित्व है। यानी कि जैसे आम लोग होते हैं वैसे हैं, लेकिन आदर्श हैं, अपने रूल्स और रेगुलेशंस उनके हैं जिनको फॉलो वगैरह करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है समझते हुए अच्छे से, ताकि पेपर के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जो बच्चे आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, तो उसी के ही असाइनमेंट आप देखो जो आपको समझा रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि समझने से हमारा क्या होता है, हमारे माइंड में चीज़ें जाती हैं, घूमती हैं, और ये अभी काम नहीं आएगी। जब आप बोर्ड एग्जाम देने बैठोगे, आंसर शीट में लिख रहे होगे, तब देखना आपको अपने टीचर की या कहीं भी जो आप यहाँ से यूट्यूब पे देख रहे हो, तो सारी की सारी बातें आपको वो याद होंगी, रिकॉल होंगी, आपके माइंड में सेट होंगी, और वहाँ पे लिखने में काफ़ी आपको हेल्प होगी। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आप ये देख सकते हो, प्रश्न नंबर 2 जो है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश आपको दिया हुआ है, इसे पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोई 4। तो इसमें देखो आपको पद्यांश दिया हुआ, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। तो आपको पूरा का पूरा ये दिया हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं। तो इसको मैंने जो आपके 4 क्वेश्चन हैं वो मैंने कराए हैं, आप इसे बच्चे ज़रूर रीड करोगे। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, पाहुन किसे कहा गया और क्यों कहा गया है। तो पाहुन इसमें हम देखेंगे किसको कहा गया है। तो उत्तर नंबर, जैसे मैंने क लिखा हुआ है तो इसमें मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से नोट करोगे, उत्तर आपका ये है। ठीक है, तो इसमें आप ढूंढ सकते हो पाहुन किसे कहा गया है, इसमें दिया हो गया होगा। बाकी मैंने जो इसमें लिखवाया हुआ है वो हम देखते हैं कि इस कविता में ये आपका यहाँ पे बच्चों आएगा पाहुन, दामाद यानी पाहुन यानी कि दामाद मेघ को कहा गया है, क्योंकि हर जगह दामाद की बड़ी मान मर्यादा होती है। मेघ किसी जमाई की तरह सज सवर कर आया है।
जैसा कि बच्चों मैंने आपको इसमें बताया है कि इस कविता में ये नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा पाहुन। दामाद यानी कि मेघ को कहा गया है। इसके बाद आपका जो है सेकंड है, मेघ किस रूप में और कहाँ आए। तो सेकंड आपका मेघ किस रूप में आप और कहाँ आए हैं, तो आइए करते हैं इसका उत्तर। तो मेघ के आने पर यहाँ पे बच्चों आपका के हो जाएगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बस। मेघ के आने पे गांव में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, मानसून वाली हवाएं चलने लगी, फिर पेड़ झुकने लगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल उड़ने लगी। पहले बच्चे आप ये नोट कर लें, उसके बाद आगे कराऊंगी मैं। मेघ के, यहाँ पे के आ जाएगा आपका, आने पर दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, मानसून वाली हवाएं चलने लगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा पेड़ झुकने लगे, तथा लताएं दीवारों से चिपक गई, तथा लताएं दीवारों से चिपक गई। तो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट, दीवारों से चिपक गई। उसके बाद है बूढ़ा पीपल, मेघ के आने पे गांव में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो आइए हम करते हैं। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पाहुन ये वाला है, और जो आपका मेघों के आने पे गांव में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ये ग आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ख हम इसी में करते हैं, मेघ किस रूप में कहाँ आए। तो मेघ किस रूप में आए थे, तो आप लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको यहीं नोट करवा देती हूँ, क्योंकि वो मैंने लिखा हुआ नहीं है। तो मेघ पाहुन यानी कि दामाद के रूप में, और कहाँ आए, गांव में आए, पाहुन के रूप में। ओके, पाहुन के रूप में कहाँ आए, गांव में आए। तो सेकंड का क्वेश्चन आपका ये वाला है। ओके, ख यानी कि ख वाला ये है। फर्स्ट हमने पाहुन किसे कहा गया था, मेघ को कहा गया था, क्यों कहा गया था हमने लिख लिया है। मेघ के आने पे गांव में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो हमने कर लिया है। ये वाला आपका ग, ये आंसर बच्चों आपका ग है, ठीक है। और ये आपका क था। इसके बाद हम कहते हैं ख मैंने करा दिया है। उसके बाद आपका जो थर्ड है, बूढ़ा पीपल किसके रूप में है, उसने क्या किया। तो बूढ़ा पीपल आप देख सकते हो, घ वाला आंसर है ये, तो हम इसे करते हैं। तो आपका आंसर नंबर बच्चों घ है ये। पीपल के पेड़ प्राय पुराने होते हैं, इसलिए यह वह बुजुर्ग के रूप में है, उसने आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम किया। तो आपका घ का ये आंसर है, इसे नोट कर लोगे। इसके बाद है लता कौन है, उसने क्या शिकायत की। तो आइए देखते हैं लता ने क्या शिकायत करी। तो आपका ही ये ड डमरू ड़। तो ड़ है बच्चों ये। लता दामाद रूपी मेघ की साली है, जो शिकायत करती है कि इस दामाद ने बहुत दिनों के बाद उसकी सूध ली है। ओके, तो ड इसे नोट करें आप जल्दी से। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए आप एक लाइन की जगह छोड़ सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं। पहले आप आंसर भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे ये है कि जन्मजात धंधे में लगे हुए लोग कार्यकुशल क्यों नहीं बन पाते। जिन लोगों को जाति प्रथा के कारण जन्मजात धंधों को अपनाना पड़ा है, किसके कारण, जाति प्रथा के कारण, उनमें कभी भी कार्यकुशलता नहीं आ पाती, उस कार्य में उनकी रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी मजबूर होकर वह काम करना पड़ता है। यही नहीं, ऐसा व्यक्ति दुर्भावना से ग्रस्त हो जाता है। वह काम करने की बजाय क्या करता है बच्चों, वह काम करने की बजाय टाल मटोल की नीति को अपनाता है। जाति प्रथा द्वारा निर्धारित काम में उसका दिल और दिमाग नहीं लगता, जिसके फलस्वरूप वह अपनी क्षमता की अपेक्षा बहुत कम काम करता है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये भी बच्चों अपठित गद्यांश था, उसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देना था, तो मैंने डायरेक्ट आपको आंसर्स करा रखे हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करोगे, क्वेश्चन नंबर ये वाला नोट करोगे। समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने क्या किया। तो समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने युग सर्जक की
भूमिका का निर्वाह किया। तो इतना ही उसका उत्तर है, बहुत इजी है, फटाफट नोट करो। जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पे आता है? सेकंड का है जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पे आता है? तो जीवन मूल्यों की रक्षा का भार शिक्षक पर आता है। किस पे आता है बच्चों? शिक्षक पे आता है। तो आगे इसमें है छात्र की दृष्टि किस पर रहती है? तो छात्र की दृष्टि जो बच्चों रहती है किस पे रहती है? वो रहती है, आपका आंसर ये रहा उत्तर, छात्रों की दृष्टि अपने शिक्षक के प्रत्येक क्रियाकलाप पे होती है। जैसे आप क्लास में बैठे होते हो ना, आप हर चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि मैडम अब क्या कर रही हैं, लिख रही हैं, कहाँ उनका ध्यान है। तो जैसे ही टीचर का ध्यान इधर उधर होता है, आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जो बच्चा पकड़ा जाता है उसको डांट भी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, छात्र किस बात को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो छात्र अपने शिक्षकों की बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके आगे हैं शिक्षक अपने छात्रों में किस प्रकार जीवन मूल्यों का बीजारोपण करता है? इसके बाद है किस प्रकार बीजारोपण करता है? जस्ट अ सेकंड, इसमें हम करेंगे महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आपको क्लियर दिखेगा। और बीजारोपण करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए? शिक्षक अपने छात्रों को छोटी छोटी नीति परक कथाएं सुनाकर उनमें जीवन मूल्यों का बीजारोपण करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी नीति जो कथाएं होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जैसे आपने नैतिक शिक्षा की जो किताब होगी बचपन में आपने पढ़ी होगी, उसी प्रकार से जीवन मूल्यों के संस्थापन का उत्तम काल कौन सा है? तो देखेंगे तो जीवन मूल्यों का संस्थापन का उत्तम काल बच्चों वही है प्राथमिक स्तर पे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, नैतिक की जो कथाएं हैं वो सुनाई जाती हैं। तो छात्रों का चित्र जो हो यहाँ पे चित्त होता है, यानी कि उनका मन जो है वो कैसा होता है? निर्मल होता है। यही काल छात्रों के जीवन मूल्यों के संस्थापन का उत्तम काल है। ओके, अब आज की जो आपकी आज का असाइनमेंट है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम देखते हैं इसको। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क थे? तो देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक वर्ग विहीन, एक यानी कि बच्चों यहाँ पे यही वाला आपका एक आएगा, एक वर्ग विहीन, तो इसे यहाँ पे लिख लोगे, एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी। उन्होंने जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन के आधार पर बनाने का खुल के विरोध किया था। उनके हिसाब से ऐसा करने पर श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक बंटवारा भी हो जाता है, जो अनुचित है। उन्होंने दूसरा तर्क देकर यह कहा कि ऐसे श्रम विभाजन से लोगों में अपने कार्य के प्रति उदासीनता का भाव आता है। क्या होता है? अपने कार्य के प्रति किसका भाव आता है? उदासीनता का भाव आता है, क्योंकि यह उनकी इच्छा का काम नहीं होता। तीसरे तर्क में उन्होंने यह कहा कि वह अपनी जाति विशेष पर थोपे गए कार्य के कारण दूसरी जातियों की तुलना में पीछे हो जाते हैं, हीन भावना से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाति प्रथा पर आधारित ऐसे कार्य करना पड़ता है जो समाज की नज़रों में नीति दृष्टि से देखे जाते हैं। एक अन्य तर्क देते हुए भी उन्होंने कहा कि इस तरह जाति प्रथा पर आधारित प्रथा पर आधारित काम में मानव अपनी कार्य क्षमता की योग्यता आदि का अधिकतम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज के असाइनमेंट का बच्चों ये लास्ट आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको ये असाइनमेंट अच्छा लगा होगा। तो काफ़ी मैंने आपको इसे रिटर्न फॉर्म में आपको दिया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप हमारे चैनल पे जो बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स हैं, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इंग्लिश का और भी बाकी अदर जो असाइनमेंट्स हैं वो जाके आप देख सकते हो। चैनल पे विजिट करके सारे के सारे अपलोडेड वहाँ पे हैं। अगर आपका कोई बहन भाई जो भी है 10th क्लास के, तो 10th क्लास के असाइनमेंट भी अपलोड कराए गए हैं। इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझा के आपको सारे असाइनमेंट कराए गए हैं, ताकि आपके माइंड में एक सेटअप बैठ जाए। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओ तो यही बातें आपके दिमाग में वहीं रिकॉल होंगी और आपको काफ़ी हेल्प देंगी वहाँ पे ये सब चीज़ें समझने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।